समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक गरीब किसान बिरजू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। बिरजू के पास बस 1 बीघा जमीन था जिसमें वो खेती बाड़ी करता था, पर अपने जमीन पर इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका गुजारा नहीं हो पाता था। इसीलिए वो सेठ मोनू के घर पे काम करता था। पर कुछ दिनों से उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो वो अपने घर पे ही आराम कर रहा था कि उतनी ही देर में उसके घर के बाहर सेठ मोनू पहुंच जाता है। अरे ओ बिरजू के बच्चे, कहाँ छुप कर बैठा है? बाहर निकल। थोड़ी ही देर में बिरजू घर से निकलकर बाहर आता है। हाँ जी सेठ जी, आपने बुलाया? बिरजू तू मुझे एक बात बता, इतने दिनों से तू कहाँ गायब था? काम पर क्यों नहीं आ रहा था मेरे? सेठ जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आपके पास काम पर नहीं आ पाया था। मैं वो सब नहीं जानता। तेरे काम पे नहीं आने की वजह से मेरा कितना नुकसान हो रहा है, पता भी है तुझे? सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत तो दे दीजिए। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होती है वैसे ही मैं आपके घर काम करने वापस आ जाऊंगा। मुझे क्या तूने पागल समझ रखा है कि तू जो बोलेगा वो मैं मान लूंगा? देख, मैं कोई पागल नहीं हूँ। पिछले 10 दिनों से मैं तेरी ये बातें सुन रहा हूँ। अगर तुझे मेरे पास काम नहीं करना है तो तू मेरे पैसे वापस कर दे जो तुमने मुझसे उधारी के नाम पर लिया था। सेठ जी, आपको तो पता ही है, मेरे पास बस 1 बीघा ही जमीन है जिससे मेरा घर का गुजारा तो होता नहीं, इसलिए मैं आपके पास काम करता हूँ। धीरे धीरे करके मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। मुझे वो सब नहीं पता। कल से तुझे काम पे आना है। अगर तू कल से काम पे नहीं आया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर सेठ मोनू वहां से चला जाता है और बिरजू भी उदास होकर घर के अंदर चला जाता है। ए जी, कौन था बाहर? इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे। बाहर सेठ जी थे। अब मैं इन दिनों काम पर नहीं गया हूँ ना, तो मुझे कुछ बातें सुना रहे थे। पर आपकी तो तबीयत खराब थी ना, तो आप काम पे कैसे जाते? और वैसे अभी भी आप पूरी तरीके से ठीक हुए ही नहीं हो। ऐसे ही घर पर पड़ा रहा तो घर का गुजारा कैसे होगा? मुझे कैसे भी करके कल से काम पे जाना होगा। अगले दिन की सुबह होते ही बिरजू सेठ मोनू के घर की तरफ निकल जाता है। चलते चलते बिरजू सेठ मोनू के घर पहुंच जाता है, पर सेठ मोनू पहले से ही अपने घर के आंगन में बिरजू का इंतजार कर रहा था। बिरजू, तू अब आया है? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सेठ जी, मैं सुबह होते ही अपने खेत पर गया हुआ था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। तेरे 1 बीघे जमीन में ऐसा कौन सा सोना लगा है? वैसे आज तू देर से आया है तो तुझे आज के पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। सेठ जी की बात सुनकर बिरजू मायूस होकर बोला, सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे करोगे तो मेरा घर का गुजारा नहीं होगा, फिर कैसे मैं अपना घर चला पाऊंगा? ये सुनकर सेठ गुस्से से बोला, चुप कर बिरजू, जाकर काम कर ले, वरना आज के 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है सेठ जी, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर बिरजू अपना काम शुरू कर देता है, जैसे गायों और बकरियों को लेकर उन्हें चराने जाना, सेठ के खेत पे काम करना, सेठ के घर के बाहर साफ सफाई करना, और फिर जिन गायों और बकरियों को चराने लेकर गया था उन्हें वापस लाना। और इतना सारा काम करने के बाद शाम को वो घर जा पाता था। पर इतना सारा काम करने के बाद भी उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि उसका गुजारा हो पाए। तो एक दिन बिरजू परेशान होकर अपनी बीवी से बोला, सीमा, मैं इस सेठ से परेशान हो चुका हूँ। दिन भर इतना सारा काम करने के बाद भी वो मुझे इतने कम पैसे देते हैं जिससे हमारा गुजारा ही नहीं हो पाता है। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? आप एक काम क्यों नहीं करते? आप कोई दूसरा काम ढूंढ लो। इतनी आसानी से मुझे कोई काम कैसे दे देगा? और ऊपर से हमने सेठ से उधार जो ले रखा है। आप एक बार सेठ से जाके बात करके तो देखो। सीमा की बात सुनकर बिरजू को भी ऐसा लगता है कि अब उसे कोई दूसरा काम ढूंढना चाहिए,
ठीक है, मैं कल जाकर सेठ जी से बात करता हूँ। देखते हैं वो इस बारे में क्या कहता है। सुबह होते ही बिरजू सेठ मोनू के घर की तरफ निकल जाता है। सेठ के घर पहुंचने के बाद अच्छा बिरजू, तू आ गया? चल काम पे लग जा अभी। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ बात करना है, थोड़ा जरूरी है। हाँ बोलो, मुझसे क्या बात करना है? सेठ जी, अब मैं आपके पास काम नहीं कर पाऊंगा। आप जो पैसे देते हो उससे मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। अगर आप थोड़े पैसे बढ़ा देते हो तो मैं आपके पास काम करूंगा, वरना मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। बिरजू की बात सुनकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसके बाद सेठ गुस्से से बोलता है, कोई दूसरा काम? तुझे कौन काम देगा भला? जा, मैं भी देखता हूँ तुझे कौन काम देता है। आप मेरे इस महीने के कितने पैसे बनते हैं मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। पैसे? कौन से पैसे भाई? मेरे से न जाने तू कितनी बार उधार ले चुका है और ऊपर से बेशरम मुझसे ही पैसे मांग रहा है। मैं सिर्फ आपसे इस महीने के पैसे मांग रहा हूँ। मैं आपके उधारी के पैसे दूसरा काम ढूंढकर बहुत जल्द चुका दूंगा, और अगर आप मुझे इस महीने के पैसे नहीं देते तो मेरा घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। कृपया करके मुझे पैसे दे दीजिए। ये सुनकर सेठ गुस्से में बोल पड़ा, वो सब मैं नहीं जानता, तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। चल फुट यहाँ से, गरीब कहीं का। सेठ की ये बात सुनकर बिरजू वहां से चला जाता है। बिरजू के जाते ही सेठ भी अपने घर से निकलकर बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार पहुंचने के बाद गांव में जितने दुकानदार और गांव के लोगों से बिरजू को काम देने से मना कर देता है। फिर बिरजू उदास मन से घर पहुंचने के बाद अपने पत्नी से कहता है, देखो सीमा, मैंने सेठ जी से पैसे के बारे में बात किया था, पर उसने साफ साफ मना कर दिया और कहने लगा मुझे इस महीने के कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले। ए जी, ये आप क्या कह रहे हो? अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में राशन भी खत्म होने ही वाला है। आप जाइए ना, सेठ जी से फिर एक बार बात करके देखिए। सेठ जी से बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने पहले से ही उनसे उधार जो ले रखा है, तो वो हमें एक भी रुपये नहीं देने वाले। तो अब हम क्या करेंगे जी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम ही कुछ सोचो, वरना कुछ दिनों के बाद हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? गांव में कितने सारे काम हैं। आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? हाँ, सही कहा तुमने, काम तो है। मैं अभी जाकर गांव में कोई दूसरा काम ढूंढ कर देखता हूँ, क्या पता मुझे कोई दूसरा काम मिल जाए। सीमा से उतना कहकर बिरजू घर से निकलकर बाजार की तरफ चल देता है। बाजार पहुंचने के बाद बिरजू अपने लिए काम ढूंढने लग जाता है, पर उसे काम कहीं नहीं मिलता है। बिरजू किसी से भी बात करता, सब उसे कुछ न कुछ बहाना देकर मना कर ही देता है, क्योंकि सेठ मोनू ने पहले से ही उन सब से बिरजू को काम देने से मना कर रखा था। अब काम ना मिलने पर बिरजू थक हार कर घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद, ए जी, क्या हुआ? कुछ काम मिला आपको? नहीं, मुझे कोई काम नहीं मिला। मैं पूरा बाजार घूम कर आया हूँ, कोई मुझे काम देने को तैयार ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे जी? इस बार हमने अपने जमीन पर कोई खेती भी नहीं की। पूरे साल आप सेठ के घर पे काम करते रहे, पता नहीं अब क्या होगा। उस जमीन पे फसल लगा के भी क्या करते? ऊपर से ना फसल अच्छा होता है, न ही कुछ, और इतना छोटा जमीन जिससे हम दोनों का ही गुजारा नहीं हो पाता है। क्या करूँ, हाय मेरी किस्मत। इतना कहकर बिरजू अपने किस्मत को कोस रहा था कि तभी सीमा उससे कहती है, आप चिंता क्यों कर रहे हो जी? आप परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं कैसे चिंता ना करूं? अब मुझे पूरे गांव में कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं अब क्या होगा। हमारे अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले। अरे, हमारे गांव में आपको काम देने से मना किया है ना, पर दूसरे गांव जाकर भी तो काम कर सकते हो ना। सीमा की बात सुनकर बिरजू मायूस होकर बोला, जब मुझे अपने गांव में कोई काम देने को तैयार ही नहीं है, तो मैं दूसरे गांव वालों से क्या ही उम्मीद रखूं? आप चिंता मत करो, काम मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप एक बार हमारे बगल वाले गांव पर जाकर तो देखो। ठीक है, मैं कल सुबह जाकर पता करके आऊंगा। ठीक है जी।
सुबह होते ही बिरजू घर से काम की तलाश में निकलने ही वाला था कि उतने में सेठ मोनू उसके घर पे पहुंच जाता है और कहता है, क्यों रे बिरजू, इतने जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सेठ जी, बस काम की तलाश में निकल रहा था। बिरजू की बात सुनकर सेठ हंसते हुए बोला, देख, तुझे काम पे जाना है, जहाँ जाना है जा, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए और मैं वही लेने आया हूँ। सेठ जी, मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं अभी भी काम ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा। पर जैसे ही मुझे कोई काम मिलता है तो मैं आपके पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगा। ये सुनकर सेठ को अचानक बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है, अब क्या मैं तेरे काम मिलने का इंतजार करूं? अभी के अभी मेरे पैसे दे दे, वरना ये घर मेरे नाम कर दे। सेठ जी, ये अब क्या कह रहे हैं? ये घर अगर मैं आपके नाम कर दूंगा तो हम रहेंगे कहाँ? मुझे क्या पता, जहाँ रहना है रहो, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। सेठ की बात सुनकर बिरजू परेशान होकर बोला, सेठ जी, ये सब मत बोलिए। सेठ जी, आपको तो पता ही है मेरे पास अभी कोई काम भी तो नहीं है। इतनी जल्दी में आपके पैसे कहाँ से दूंगा? कम से कम मुझे 1 महीने का समय तो दे दीजिए। इतना समझाने के बाद भी सेठ मोनू नहीं मानता है और फिर वो गुस्से में कहता है, मुझे वो सब नहीं पता। देख, अभी भी तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो घर मेरे नाम कर दे या फिर दोबारा से मेरे घर पे काम पे आ जा। सेठ जी, ये दोनों ही मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके यहाँ मैं काम भी नहीं कर सकता और घर भी आपको नहीं दे सकता। ये दोनों ही नामुमकिन है। ये सुनकर सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और सेठ गुस्से में बोलता है, तेरे बोलने से होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आज के आज ही ये घर चाहिए। अब बता, तू अपने आप घर खाली करेगा या फिर मुझे अपने लोगों को बुलाकर तुझे धक्के मारकर निकालना पड़ेगा? ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना, गरीब के साथ गलत करने वालों को ऊपर वाला माफ नहीं करता है। चल चल, मुझे मत सिखा, घर खाली कर। उतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद बिरजू अपने पत्नी के साथ घर छोड़ देता है। घर से सारा सामान निकालने के बाद बाहर आने के बाद सीमा बिरजू से बड़े उदास मन से कहती है, अब हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे जी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम उदास मत हो, ऊपर वाले हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। उस सेठ ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, देखना उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं कहते। उसने हमारे साथ बुरा किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। सीमा बिरजू की बातें सुनकर कुछ ये बोलती है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, अब हमें अपने उस 1 बीघे जमीन पर ही रहना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो, चलो हम वही चलते हैं, हमारे पास अभी कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। उतना कहकर दोनों वहां से निकलकर अपने 1 बीघा जमीन पर आ जाता है। जिस 1 बीघा जमीन को वो कुछ नहीं समझता था, आज उनको वहीं रहने को आना पड़ा। अब यूं ही कुछ दिन बीत जाता है। अब इन 2-4 दिनों में बिरजू ने अपने और अपने पत्नी के लिए रहने के लिए एक कच्चा घर बना लिया था। घर के बनने के बाद सीमा बिरजू से कहती है, ए जी, अब घर तो बन गया है, पर अभी आपको काम ढूंढना होगा, वरना घर का गुजारा कैसे होगा? तुम ठीक कह रही हो, वैसे इस गांव में मुझे कोई काम देने नहीं वाला, तो मुझे दूसरा गांव जाना ही होगा। कुछ देर बाद बिरजू घर से निकलकर दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो दूसरा गांव पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद वो इधर उधर लोगों से बात करके काम ढूंढने लग जाता है, पर उसे कोई काम मिलता नहीं। अब उदास होकर बिरजू घर की तरफ जा ही रहा था कि उतने में वहां उसे उसका बचपन का दोस्त रोंटू मिल जाता है। भाई बिरजू, कैसा है तू? बहुत सालों बाद यहाँ कैसे आना हुआ? भाई मत पूछ, हालत बहुत खराब है। मैं यहाँ काम के तलाश में आया था। काम के तलाश में? ये क्या बोल रहा है तू? मैं कुछ समझा नहीं। रोंटू के इतना कहते ही बिरजू सारा माजरा उसे बता देता है कि कैसे उसका घर छीन लिया गया, कैसे वो इस गांव में आया। रोंटू बिरजू का बचपन का दोस्त था। पहले दोनों एक ही गांव से थे,
पर रोंटू का परिवार उस गांव को छोड़ देता है, इसीलिए वो दोनों अलग हो गए थे। बिरजू की सारी बातें सुनकर रोंटू उससे कहता है, ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तू चिंता मत कर। मैं तुझे एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुझे इधर उधर काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। बिरजू रोंटू की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है। बता भाई, मेरे को बता, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर रोंटू बिरजू को क्या क्या करना है सब कुछ अच्छे से समझा देता है। फिर रोंटू की बात सुनकर बिरजू उसे कुछ ये बोलता है, शुक्रिया भाई, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। उतना कहकर बिरजू वहां से निकल जाता है। चलते चलते वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वो अपने पत्नी को सब कुछ बता देता है, कैसे उसका बचपन का दोस्त मिला, कैसे उसने इस बारे में बताया। बिरजू की बात सुनकर सीमा उससे कहती है, तो चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द इस काम को शुरू करना चाहिए। मैं काम तो शुरू कर दूं, पर उसके लिए पैसे चाहिए, कहाँ से आएंगे? बिरजू की बात सुनकर सीमा तुरंत अंदर जाती है और अपने सोने के कंगन लाकर उसे दे देती है। अरे इसका क्या करूं? मैं इसे नहीं बेच सकता। तुम्हारे पास पहनने के लिए जो भी है सब यही तो है, इसके सिवा मैं तुम्हें कुछ दिला भी तो नहीं पाया। जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक ही इसकी कीमत है, वरना तो खैर छोड़ो। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपना काम शुरू करना। सफलता हाथ लगी तो हम ये फिर खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम्हें इससे भी महंगे कंगन खरीद के दूंगा। ठीक है जी, खरीद लेना, अब आप जाओ। फिर बिरजू घर से निकलकर सोनार के पास कंगन बेच आता है। फिर घर पहुंचने के बाद जैसे उसके दोस्त ने कहा था वैसे ही अपना काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो अपना 1 बीघा जमीन के बीच के हिस्से पर गड्ढा खुदवाता है। फिर उसके किनारे पर केले के पेड़ लगा देता है। फिर साइड में अपने घर के बगल पे वो एक लंबा घर बनाता है जहां वो मुर्गियां रखने वाला था। सबसे पहले वो अपने खोद कर बनाए हुए जगह पर मछलियां छोड़ता है और उसके ऊपर बतख, और वहीं जो उसमें बड़ा लंबा घर बनाया था उसमें वो मुर्गियां रख देते हैं। कुछ इस तरह से उसने 1 बीघे जमीन पर अपना कारोबार शुरू किया। 3 साल बीत चुके थे और देखते ही देखते वो काफी बड़ा आदमी बन गया था। अब बड़ा बड़ा व्यापारी उससे सामान खरीदते, क्योंकि अब वो बस 1 बीघा जमीन नहीं रहा, उसके आसपास जितने भी जमीन थे सारा जमीन बिरजू ने खरीद लिया था और खरीद कर उसमें फल लगाए, सब्जी लगाए, और जहां वो पहले काम के लिए तरस रहा था अब गांव के तो गांव पर उसके साथ साथ दूसरे गांव के लोग भी उसके फार्म पर काम करने को तरसते। पर इतना अमीर हो जाने के बाद भी वो वैसे ही साड़े कपड़ों में रहता था जैसे कि वो पहले हुआ करता था। पर दूसरी तरफ सेठ मोनू का बुरा हाल हो चुका था। उससे सामान कोई खरीद नहीं रहा था और ना ही उसके घर पे कोई काम कर रहा था। इन सब चीजों को लेकर वो काफी परेशान हो चुका था। इसीलिए वो बिरजू से मिलने उसके घर आता है। विनोद, मुझे लगता है मुर्गियों का दाना खत्म हो चुका है। हाँ, लगभग खत्म होने ही वाला है। जाओ बाजार जाकर जल्दी से लेकर आना। अरे बिरजू, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे। सेठ को अचानक देख बिरजू चौंक गया था, पर फिर वो सेठ से सीधा बोलता है, सेठ जी, बताइए आपको आज इस गरीब के घर पर कैसा आना हुआ? कहीं आप रास्ता तो नहीं भूल गए हो? बिरजू, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। बताइए सेठ जी, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? मुझे मेरे पुराने ग्राहक वापस चाहिए। जब से तुमने अपना कारोबार शुरू किया है तब से मुझसे कोई सामान खरीदने को तैयार ही नहीं है। कृपया करके तुम उनसे मेरा सामान खरीदने के लिए कह दो। सेठ की ये बात सुनकर बिरजू को गुस्सा तो आया, पर वो ठंडे दिमाग से बोला, सेठ जी, देखिए, आपने कहा था आपको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और आपने मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद भी मैं चुप हूँ, आपको कुछ बोल नहीं रहा। वैसे ये आपकी गलती नहीं है, ना आप लोगों से मुझे काम देने से मना करते, ना आपको आज ये दिन देखना पड़ता। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए, वरना धक्का देकर निकालना मुझे भी आता है। बिरजू की बात सुनकर सेठ उदास मन से वहां से चला जाता है। सेठ के वहां से जाते ही बिरजू को इस बारे में बुरा तो लगता है, तो वो घर जाकर सीमा से इस बारे में बात करता है।
आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपने ही तो कहा था कि जिसने हमारे साथ बुरा किया जरूरी नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा करें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे सेठ जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। ठीक है, मैं अभी जाकर सबसे कह दूंगा। फिर बिरजू जाकर सबको इस बारे में कह देता है। कुछ इस तरह सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लग जाता है।